नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यह प्रश्न भारत की भौगोलिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी देशों के ऊपर हैं और यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। तो बात करें तो भारत की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। यानी जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगर बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। तो बात करें तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा है यानी स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 15,200 वर्ग किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो बात करें प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा कितने किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जो ज़मीनी सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 अगला इस प्रकार है, भारत कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा साझा करता है। तो भारत कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा साझा करता है। तो अगर बता दें तो भारत 7 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा को साझा करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 अगला इस प्रकार है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा साझा करता है। तो बता दें तो भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी प्रश्न नंबर 3, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय ज़मीनी सीमा साझा करता है। यानी बात करें तो भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बनाता है। तो बात करें तो यह बनाता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ लगाता है 4,096.7 किलोमीटर। 4,096.7 किलोमीटर ये बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सी राइट आंसर होगा, यानी 4,096.7 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अब बात करें प्रश्न नंबर अगले की। तो प्रश्न नंबर अगला हमारे पास इस प्रकार है, भारत की सबसे छोटी ज़मीनी सीमा किस देश के साथ है। यानी भारत सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो बता दें तो भारत सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगर बात करें प्रश्न नंबर अगले की, तो प्रश्न नंबर अगला हमारे पास इस प्रकार होगा, यानी प्रश्न नंबर 5, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, यानी कितनी किलोमीटर है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर इसका राइट आंसर हुआ, यानी 3,488 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, भारत और पाकिस्तान प्रश्न नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर है। और इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है दोस्तों नाम, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है। तो भारत के पूर्व की बात करें तो पूर्व पूर्व में हम 2 पड़ोसी देश हैं जिनमें से बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्वी 2 पड़ोसी देश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और म्यांमार इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, भारत के
भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बात करें तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो 5 राज्य हैं, कितने राज्य दोस्तों? 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 की बात करें, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य हैं, जो कि भारत के जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो हमारे पास जो ऑप्शन है, म्यांमार, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो बता दें तो जो म्यांमार है वो म्यांमार के साथ अरुणाचल सीमा साझा करता है, भूटान के साथ साझा करता है, चीन के साथ साझा करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, सिक्किम भारत के किस एकमात्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सिक्किम भारत के किस एकमात्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बता दें तो वह केवल और केवल पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार इसका बी राइट आंसर है। अब बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 है, भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बता दें तो इसमें सबसे छोटा देश है भूटान। कौन सा दोस्तों? भूटान है। भूटान इसका राइट आंसर होगा। भूटान दोस्तों इसका राइट आंसर है। भूटान इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो बता दें तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार इसका सी राइट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें प्रश्न नंबर अगले की। तो प्रश्न नंबर अगला इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बता दें तो इसमें गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। यानी ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, लेकिन इसका जो ए आंसर है, ए इसका करेक्ट होगा, यानी हरियाणा पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। इस प्रकार इसका 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हरियाणा। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 है, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस सम्मेलन और किस वर्ष में किया गया था? तो जो मैक-मोहन रेखा है, मैक-मोहन रेखा का जो निर्धारण है किस वर्ष और किस सम्मेलन में किया गया था? तो मैक-मोहन रेखा का जो निर्धारण था 1914 में किया गया था और सम्मेलन का नाम है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करें प्रश्न नंबर अगले की। तो प्रश्न नंबर अगला हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी 3 ओर से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बात करें तो उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा कहते हैं। 3 ओर से घिरा हुआ है इसलिए इसका त्रिपुरा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बता दें इसमें अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है।
मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर कैसे होगा, क्योंकि बता दें अगर हम ध्यान से देखें तो मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और मेघालय इसके बांग्लादेश के ऊपर है, इसलिए ये भी इसके साथ सीमा साझा करता है। तो केवल मणिपुर राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो बता दें तो इसमें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा करता है, बिहार चीन के साथ सीमा साझा करता है। और प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वह है दोस्तों बिहार चीन के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार होगा। बिहार केवल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो सिक्किम ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी मेघालय। मेघालय राज्य है जो कि भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, विशेष सीमा बल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बता दें तो इसकी स्थापना की गई थी वो 1962 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, 1962 में की गई थी। तो विशेष सीमा बल की स्थापना 1962 में की गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल इस प्रकार है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन देशों के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है। क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है। तो दोस्तों यह भारत और बांग्लादेश के आदान प्रदान से संबंधित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, विवादित सर क्रीक क्षेत्र किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो जो विवादित सर क्रीक है वो दो देशों के बीच में स्थित है, और वो दो देश हैं, एक भारत है और एक पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह विवादित क्षेत्र है, सर क्रीक ये विवादित स्थान है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार होगा, प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC किन दो देशों के बीच की प्रभावी सीमा है। तो जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC है वो दो देशों के बीच में, और उन दो देशों के नाम की बात करें तो उन दो देशों के नाम हैं भारत और चीन। भारत और चीन के बीच स्थित रेखा है जिसको हम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, नियंत्रण रेखा LOC किन दो देशों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। LOC किन दो देशों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। तो बता दें दोस्तों जो LOC है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की। प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे, नियंत्रण रेखा LOC किन दो देशों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। तो सैन्य नियंत्रण रेखा यानी LOC है वो किन दो देशों के बीच में है। तो दोस्तों ये दो देश हैं जिनका नाम है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है और सैन्य नियंत्रण रेखा है इसको कहते हैं LOC, और यह भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है,
एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर पर स्थित है? यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर पर स्थित है? तो इस ग्लेशियर के नाम की बात करें तो इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर पर यह जो पोजीशन लाइन है वो स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सियाचिन ग्लेशियर इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 की बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध हुसैनीवाला बॉर्डर पंजाब के किस जिले में स्थित है? तो हुसैनीवाला बॉर्डर पंजाब के किस जिले में स्थित है? तो बता दें तो यह फिरोजपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? फिरोजपुर जिले में स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध हुसैनीवाला बॉर्डर पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 की। तो प्रश्न नंबर 28 है प्रसिद्ध लोगेवाला बॉर्डर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोगेवाला जो बॉर्डर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बता दें तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और ज़िले की बात करें तो जैसलमेर में। तो राजस्थान राज्य है और जिला की बात करें जैसलमेर जिला इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है, लोगेवाला बॉर्डर। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार होगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस रेखा की बात करें तो इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है? तो इस अगर दर्रे की बात करना है तो ये खैबर दर्रा है। कौन सा दर्रा दोस्तों? खैबर दर्रा है जो कि भारत और चीन की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष पूर्ण रूप से आक्रमण यानी कब्जा किया था? तो चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष पूर्ण रूप से आक्रमण यानी कब्जा किया था? तो प्रश्न नंबर 31 की बात करेंगे। चीन ने तिब्बत पर किस वर्ष पूर्ण रूप से आक्रमण यानी कब्जा किया था? तो चीन ने पूर्ण रूप से आक्रमण कब्जा तिब्बत पर 1950 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1950 में। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया, यानी इस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। चीन ने 1962 में भारत पर किस वरिष्ठ प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। चीन ने 1962 में भारत पर किस विशिष्ट तिथि को आक्रमण किया था? यानी चीन ने भारत पर किस तिथि को आक्रमण किया था और किस साल में आक्रमण किया था? अगर बात करें तो भारत पर चीन ने जो आक्रमण किया था वो था 20 अक्टूबर 1962 में। 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर किस पूर्ण तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो ऐतिहासिक जो पूर्ण तिथि थी यानी पंचशील समझौता था, ऐतिहासिक जो पंचशील समझौता था उस पंचशील समझौते पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? तो बता दें तो इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 29 अप्रैल 1954 को किए गए थे। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है। भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बुनियादी सीमा शांति और स्थिरता समझौता BPTA किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए बुनियादी सीमा शांति और स्थिरता समझौता BPTA पर किस वर्ष
हस्ताक्षर किया गया था। तो अगर बात करें तो ये 1993 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों यानी SRM के पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत और चीन की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो SRM पद की स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 2003 में। 2003 में इस पद की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, भारत और चीन के बीच सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र WMCC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कार्यकारी तंत्र का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2012 में। 2012 में भारत और चीन के बीच मामले पर परामर्श और समन्वय करने के लिए WMC का गठन किया गया था 2012 में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है, भारत चीन संयुक्त कार्य समूह JWG का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, भारत चीन संयुक्त कार्य समूह JWG का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत चीन संयुक्त कार्य समूह का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1988 में। 1988 में इस समूह का गठन किया गया था 1988 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 की, भारत और चीन के बीच LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के लिए उपायों पर समझौता किस वर्ष किया गया था? प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं, भारत और चीन के बीच LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर समझौता किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच LAC पर जो विश्वास बहाली के लिए जो उपाय किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1996 में। 1996 में LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के लिए उपाय किया गया था 1996 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार होगा, प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। तो सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत चीन सीमा रक्षा सहयोग समझौता BDCA किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रश्न नंबर 39 की बात करेंगे, सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत चीन सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता BDCA किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी किस साल को हस्ताक्षर हुए थे? तो बता दें तो दोस्तों ये 2013 में हुआ था। 2013 में इस पर हस्ताक्षरित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 40 की बात करेंगे, भारत और चीन के बीच बहुचर्चित डोकलाम गतिरोध किस वर्ष हुआ था? जो डोकलाम गतिरोध है वो किस वर्ष किया हुआ था? तो बता दें तो डोकलाम प्रतिरोध हुआ था वो हुआ था 2017 में। भारत और चीन के बीच बहुचर्चित डोकलाम गतिरोध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2017 में हुआ था डोकलाम प्रतिरोध, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें प्रश्न नंबर 41 की बात करेंगे, वर्ष 2013 में भारत और चीन की सीमा के बीच गंभीर सैन्य गतिरोध लद्दाख के किस विशिष्ट क्षेत्र में हुआ था? तो जो 2013 में भारत और चीन की सीमा के बीच गंभीर सैन्य गतिरोध लद्दाख के किस विशिष्ट क्षेत्र में हुआ था? तो अगर विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र का नाम था दौलत बेग ओडी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी डेप सॉन्ग में हुआ था यह गतिरोध। तो दौलत बेग ओडी यानी डेप सॉन्ग में हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें प्रश्न नंबर 42 की बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा डेमचौक क्षेत्र भारत के किस राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो हाल ही में चर्चा में रहा डेमचौक क्षेत्र भारत के किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 43, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तवांग क्षेत्र है वो भारत के अरुणाचल राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पर बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर स्थित नहीं है? तो इस दर्रे का नाम की बात करें तो इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है बल्कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 45 की, भारत चीन और म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय जंक्शन कौन सा दर्रा है? तो भारत चीन और म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय जंक्शन कौन सा दर्रा है? तो त्रिकोणीय जंक्शन दर्रा की बात करें तो इस दर्रे का नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? इस दर्रे का नाम बात करें तो इस दर्रे का नाम है दीफू दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? इस दर्रे का नाम है दीफू दर्रा, इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 की बात करेंगे। भारत चीन और नेपाल का विवादित त्रिकोणीय जंक्शन किस क्षेत्र के पास स्थित है? तो भारत चीन और नेपाल का विवादित त्रिकोणीय जंक्शन किस क्षेत्र के पास स्थित है? तो इस क्षेत्र की बात करें तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी लीपू लेक दर्रा है जो कि भारत और चीन और नेपाल का विवादित जंक्शन क्षेत्र के पास स्थित है, यानी यह काला पानी यानी लीपू लेक दर्रा इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, तिब्बत आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा किस वर्ष अपने अनुयायियों के साथ शरण लेने भारत आए थे? तो तिब्बत और आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा किस वर्ष शरण लेने के लिए भारत में आए थे? तो भारत में जो दलाई लामा था उन्होंने तिब्बत में, जब चीन ने उस पर आक्रमण किया था तिब्बत पर 1962 में, तब वो उन्होंने उससे पहले भारत में शरण ले ली थी और यह शरण ली थी 1959 में। 1959 इसका सही आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 48, निर्वाचित तिब्बत सरकार प्रश्न नंबर 48, निर्वासित तिब्बती सरकार CTA का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो निर्वासित तिब्बती सरकार CTA का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत के मुख्यालय में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका मुख्यालय स्थित है, यानी मुख्यालय स्थित है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 39 है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो तिब्बती शिक्षा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और स्थान है सारनाथ वाराणसी में इसका जो तिब्बती शिक्षा संस्थान है वो स्थित है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पड़ोसी देश या उनकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो बता दें इसकी जो राइट आंसर की बात करें तो देखें तो जो म्यांमार की होती है वो तो नेपिल होती है, भूटान की थिम्पू होती है, श्रीलंका की जयवर्धनपुरम कोटे है, तो इसमें नेपाल की पोखरा नहीं है बल्कि नेपाल की होती है काठमांडू। क्या होती है? नेपाल की होती है काठमांडू। यानी नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। क्या है दोस्तों? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से पड़ोसी देश और उनकी मुद्राओं का कौन सा मिलन गलत है? यानी पड़ोसी देश हैं और उनमें कौन सी मुद्रा किसकी है? तो बांग्लादेश की टका बिल्कुल सही है, म्यांमार की क्यात सही है, इसमें भूटान का रुपया नहीं होता है, मालदीव का रुपया सही है, इसमें जो भूटान होता है भूटान का होता है डुल ट्रम्प। भूटान की जो मुद्रा है वो डुल ट्रम है। कौन सी है दोस्तों? डुल ट्रम है। तो इस प्रकार इसका सी है, जो सी है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 42 है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949। 1 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले सवाल की बात करें, प्रश्न नंबर 53 की। चीन की संसद यानी पार्लियामेंट का अधिकार नाम क्या है? जो चीन की संसद है यानी पार्लियामेंट है, उसका आधिकारिक नाम क्या है? तो आधिकारिक नाम की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम है पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी इसका राइट आंसर है। एनपीसी इसका राइट आंसर है, यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगले सवाल की बात करेंगे, व्यापारिक वॉल्यूम के हिसाब से वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो व्यापारिक वॉल्यूम के हिसाब से वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो कंटेनर बंदरगाह की बात करें तो यह चीन में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? चीन का। और ये चीन का बंदरगाह जिसका नाम है शंघाई बंदरगाह, जो कि चीन में स्थित है। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 55 की। तो चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग को 1997 में किस देश ने चीन को वापस हस्तांतरित किया था? यानी चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसका नाम था हांगकांग को 1997 में किस देश ने चीन को वापस हस्तांतरित किया था, यानी वापस लौटा दिया था? तो इस देश का नाम था यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 56 की बात करेंगे, चीन का दूसरा विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मैक्या 1999 में किस देश के द्वारा चीन को सौंपा गया था? किस देश के द्वारा चीन को सौंपा गया था? तो यह चीन का पुर्तगाल के द्वारा मैक्या को 1999 में चीन को वापस सौंपा गया था, यानी पुर्तगाल इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 57 की। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारत का जो राज्य है वो है बिहार नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 58 की। तो प्रश्न नंबर 58 हमारे पास इस प्रकार है, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो बता दें तो दोस्तों, जो भारत और जो ब्रिटिश भारत था और नेपाल था, इसकी भी जो सुगौल की संधि हुई थी वो हुई थी 1816 में हुई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 59 की बात करेंगे, चर्चा में रहने वाला काला पानी विवाद भारत का किस पड़ोसी देश के साथ था? तो चर्चा में रहने वाला काला पानी जो विवाद है वो भारत के किस पड़ोसी देश के साथ था? तो बता दें तो जो काला पानी विवाद था वो नेपाल के साथ था, यानी काला पानी विवाद भारत के नेपाल पड़ोसी राज्य के जो पड़ोसी देश है नेपाल के साथ था। तो अगले सवाल की बात करें, प्रश्न नंबर 59 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों असम राज्य है जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है असम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 61 की बात करेंगे, नेपाल में नया लोकतांत्रिक संविधान किस पुण्यतिथि और किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपाल में जो नया संविधान बना था वो किस वर्ष लागू हुआ था और किस तारीख को हुआ था? तो बता दें ये 20 सितंबर को बना था। 20 सितंबर 2015 20 सितंबर 2015 यानी 20 सितंबर 2015 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 62 की बात करेंगे, नेपाल से सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ और वह किस वर्ष एक गणराज्य बना? किस वर्ष एक गणराज्य बना? नेपाल में जो राजशाही राजाओं का शासन था और वो राजशाही को समाप्त किया गया, और राजशाही को समाप्त करने के बाद ये 28 मई 2008 को नेपाल एक पूर्ण गणराज्य बना, यानी एक गणराज्य के रूप में हो रहा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 63 की, नेपाल के आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था? तो नेपाल के आदि कवि के रूप में
किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बता दें तो भानुभक्त आचार्य हैं, भानुभक्त आचार्य, भानुभक्त 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 आचार्य को, भानुभक्त आचार्य को नेपाल के आदि कवि के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 64 की। भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा में नेपाली भाषा शामिल है? यानी भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा में नेपाली भाषा शामिल है? तो दोस्तों बता दें तो ये नेपाली भाषा है वो है सिक्किम राज्य की भाषा में शामिल है, यानी सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम में जो भाषा बोली जाती है कुछ नेपाली भाषा बोली जाती है। तो भारत की आधिकारिक भाषा में नेपाली भाषा वो सिक्किम राज्य की भाषा है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 65 की। दिवेही निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है? दिवेही की बात करें तो जो दिवेही भाषा है वो मालदीव देश है, इसकी भाषा है। मालदीव देश की जो भाषा है वो है दिवेही। कौन सी दोस्तों? दिवेही भाषा मालदीव की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा, यानी मालदीव की जो राष्ट्रीय भाषा है वो दिवेही है। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 66 की। अफगानिस्तान की दो आधिकारिक भाषा कौन सी हैं? तो अफगानिस्तान की दो आधिकारिक भाषा हैं, उन आधिकारिक भाषाओं के नाम की बात करें, एक का नाम पश्तो और दारी। पश्तो और दारी ये अफगानिस्तान की आधिकारिक दो भाषा हैं, पश्तो दारी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 67 की। बांग्लादेश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी बांग्लादेश का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो बांग्लादेश है उसका आधिकारिक और राष्ट्रीय खेल बात करें तो इसका आधिकारिक खेल है कबड्डी। क्या है दोस्तों? कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 68 है। पाकिस्तान का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है, यानी पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। कौन सी दोस्तों? फील्ड हॉकी इसका राइट आंसर है। फील्ड हॉकी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं, नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, इस नदी का नाम है गंगरा। कौन सी दोस्तों? गंगरा, यानी इसको नेपाल में कहते हैं कर्णाली। कौन सी नदी कहते हैं? कर्णाली नदी कहते हैं, और उसको भारत में गगरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गगरा नदी है जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। अगले बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। भूटान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भूटान की सबसे लंबी और भूटान की सबसे प्रश्न नंबर 70 की बात करेंगे। भूटान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो भूटान की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? तो उस नदी प्रणाली के नाम की बात करें तो उसको नाम है मानस नदी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 71 की। बांग्लादेश की सांसद किस प्रकार की है और उसका आधिकारिक नाम क्या है? तो जो बांग्लादेश है उसकी जो सांसद है उस सांसद के किस प्रकार की है और उसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? तो बता दें दोस्तों इसका जो सांसद है वो एक सदनी है। कौन सी है? एक सदनी है, और ये जातीय सांसद है। कौन सी है? जातीय सांसद के नाम से जाना जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 72 की। श्रीलंका की सांसद पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका का स्वरूप कैसा है? तो जो श्रीलंका की जो सांसद है उसका स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप है एक सदनीय सांसद है। कौन सी है? एक सदनीय सांसद है। एक सदनीय सांसद इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 73 की। जोगखा निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा है? जोगखा किस देश की एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा है? तो जोगखा की बात करें तो ये भूटान देश है उसकी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा है जोगखा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 74 की। म्यांमार की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो म्यांमार की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो म्यांमार की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो इसकी राष्ट्रीय भाषा है बर्मी। म्यांमार की राष्ट्रीय
भाषा है बर्मी। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा खेल भूटान का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल भूटान का आधिकारिक और राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है उस खेल का नाम है तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न करेंगे प्रश्न नंबर 76 की, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित देश और उसकी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है? तो बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा रहता है, तो इसमें अगला ऑप्शन एक ऑप्शन नंबर ई और जोड़ देते हैं, कोई नहीं, तो कोई नहीं ऑप्शन और जोड़ देते हैं इसमें। तो इसमें बात करें तो श्रीलंका का वॉलीबॉल है, नेपाल का भी वॉलीबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है और पाकिस्तान का फुटबॉल हॉकी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 70 की, चीन के साथ साथ पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन के साथ साथ पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी। कौन सी नदी दोस्तों? यांगत्जे नदी है, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं, निम्नलिखित पड़ोसी देश और उनकी सबसे लंबी नदियों का कौन सा मिलन सही नहीं है? तो इसमें से पड़ोसी देश तय रखें और पड़ोसी देश हैं और उनमें से कौन सी नदी का जो मिलान है वो सही नहीं है? तो पाकिस्तान से सिंधु होकर जाती है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की सुरमा नदी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो सुरमा गलत दिया है। बांग्लादेश है, इसमें मेघना या पद्मा नदी इसका राइट आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है, यानी सही होगा मेघना और पद्मा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। अगले सवाल की बात करें, प्रश्न नंबर 79 की, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की संसद एक सदनीय केवल एक सदन वाली है? एक सदन वाली है, तो निम्न में से केवल चीन देश की चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो एक सदनीय संसद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 की बात करेंगे, पाकिस्तान की संसद किस प्रकार की है और उसके उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है वो दो सदनीय है। कई सदनीय दोस्तों? दो सदनीय हैं और उसकी उच्च सदन को कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सीनेट कहा जाता है। उसकी जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं, भूटान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा अनकहा यानी अनक्लेम्ड पर्वत माना जाता है? तो भूटान का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है गंगखर पेयुमसम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 82 की, निम्नलिखित पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीकों का मिलन सही नहीं है, यानी किन निम्नलिखित पड़ोसी देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीकों का कौन सा मिलन सही नहीं है? तो कौन सा मिलन सही नहीं है, तो इसको समझते हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है, जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम वो है गाय है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वह राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, बिल्कुल सही है। अब बात करें श्रीलंका का सिंह है, लेकिन इसमें जो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु है वो संरचनात्मक त्रुटि है, इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मारखोर है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी गलत होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 83 की, ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक पुनका की संधि किस वर्ष हुई थी? तो जो पुनका की संधि थी वो किस वर्ष हुई थी? वो 8 जनवरी 1910 में हुई थी। 8 जनवरी 1910 में हुई थी, 8 जनवरी 1910 राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 84, 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस पूर्ण तिथि को हुआ था? तो 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस पूर्ण तिथि को हुआ था, किस तिथि को हुआ था? तो बात करें यह 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 85 की। प्रश्न नंबर 85 की बात करते हैं, भारत में प्रत्येक करगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो करगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 86 की, मालदीव की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो मालदीव की जो आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम है रुपया। क्या है दोस्तों? रुपया मालदीव की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, मालदीव और भारत के मिनिकॉय द्वीप को कौन सा अक्षांश आपस में अलग करता है? तो मालदीव और भारत का मिनिकॉय द्वीप में लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसको जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है इसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। मालदीव और भारत का मिनिकॉय लक्षद्वीप को
8 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। प्रश्न नंबर 88 की बात करेंगे, भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाले जल डमरू का नाम क्या है? तो दोस्तों इस जल डमरू का नाम है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 89, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो सार्क की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? 1985 ढाका में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करते हैं, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ यूनियन कॉर्पोरेशन का स्थायी सचिवालय या मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है दोस्तों। नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करें, 91 निम्नलिखित में से कौन सा देश बिस्टेक का सदस्य नहीं है? बिस्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिस्टेक का सदस्य देश नहीं है मालदीव। मालदीव बिस्टेक का सदस्य नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 92, बिस्टेक के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में सहयोग के कितने मुख्य प्राथमिक वाले क्षेत्र या स्तंभ हैं? तो सहयोग के बाद इसमें 7 हैं। 7 इसका राइट आंसर होगा। बिस्टेक के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में सहयोग के कितने मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र या स्तंभ हैं? तो इसमें 7 प्राथमिकता वाले स्तंभ 7 हैं। अगले सवाल की बात करें, 93 की, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो एक्सप्रेस शुरू की गई थी वो 22 जुलाई 1976 में शुरू की गई थी। 22 जुलाई 1976 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 94, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हो गया? तो बात करें तो यह 16 दिसंबर 1971 को अलग हो गया था। यानी विजय दिवस मनाया जाता है इसका। अगले सवाल की बात करेंगे, 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था लियाकत अली खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लियाकत अली खान इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करेंगे, प्रश्न नंबर, पाकिस्तान का वर्तमान और पहला पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत का जो पाकिस्तान का वर्तमान और पहला पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया था 1973 में। 1973 में पाकिस्तान में पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, ताला जल विद्युत परियोजना भारत ने किस पड़ोसी देश के सहयोग से विकसित की है? तो किस पड़ोसी देश के सहयोग से विकसित की है? तो ताला विद्युत परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से विकसित की है। किसके सहयोग से? भूटान के सहयोग से विकसित की है। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं, भारत का रामपाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यह पड़ोसी देश स्थित है बांग्लादेश में स्थित है। तो भारत का रामपाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं, वर्ष 1987-1990 के दौरान श्रीलंका में LTTE के खिलाफ भारतीय शांति सेना IPKF द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था? तो इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन पवन इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 100 की, वर्ष 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को नाकाम करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सफल रेस्क्यू मिशन का नाम क्या था? तो सफल रेस्क्यू मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस इसका राइट आंसर है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।